एंड EH ट्रीटमेंट बाय इंट्रासेलुलर बायोइलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पर EH मेडिसिन जो काम करती है, इसीलिए बार बार इसका यूज़ किया गया है इंट्रासेलुलर बायोइलेक्ट्रिकल एनर्जी के काम। इंट्रासेलुलर काम करती है और जो एट इसका फंक्शन है वो बायोइलेक्ट्रिकल एनर्जी की है, जो बॉडी के नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को प्रोवाइड करता है और बॉडी को इम्बैलेंस बैलेंस करता है। ठीक है, ये आज पार्ट 2 है। और पिछले बार जैसे कि यहाँ पे इस स्लाइड थोड़ी सी लिखी है। अच्छा, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करें। ब्रेन सेरिब्रल एनेरिज्म कॉज weaknesses in the artery wall, usually present signs birth, ये usually present signs of birth, weakness in artery wall में weakness होती है, ये by birth भी हो सकता है। हाइपरटेंशन, arteriosclerosis, plaque of cholesterol, platelets, fibrin and other substances form on the arterial wall. Most cerebral aneurysm develop at the valves or branches in arteries because the walls in these sections are weaker. The most commonly form at the base of the brain but can form anywhere in the brain. यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले जो ब्रेन सेरिब्रल एनेरिज्म का कॉज है, वीकनेस इन आर्टरी वॉल्स है, यूजुअली प्रेजेंट सेंस ऑफ बर्थ, पैदा से भी हो सकती है या बाद में भी पैदा हो सकती है चीज़। हाइपरटेंशन से भी हो सकता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, प्लेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल की वजह से पाया जाता है। अब अगर कोलेस्ट्रॉल की वजह से पाया जाता है तो S1 तो अलग कर लेंगे, इस जगह पे हम सिर्फ मेडिसिन को S5 ऐड करते हैं, जैसे कि हमने आर्टेरियोस्क्लेरोसिस या प्लेक में हमने दिया था, लेक्चर में बताया था। तो सिर्फ S1 निकाल ली जाएगी और उसके जगह पे S5 दे देंगे। S1 हमें बिफोर मिल का रखना है और इसे कंटिन्यू, और चाहे बिफोर मिल चाहे आफ्टर मिल, हाफ आवर इंटरवल पे हम दे देंगे इसी मेडिसिन से। जैसे कि बिफोर मिल अगर S1 हो जाती है, आफ्टर मिल S10 हो जाती है, तो उसके हाफ आवर आप दे सकते हैं, आफ्टर मिल्स भी या बिफोर हाफ आवर आप दे सकते हैं। कम से कम इलेक्ट्रो की दूसरी मेडिसिन यूज़ करने में हाफ आवर का इंटरवल रखना चाहिए। अगर हाफ आवर नहीं हो सकता तो कम से कम 20 या 15, इससे कम करने में फिर कॉम्प्लिकेशंस कई बार राइज हो जाती है। जैसे कि हमने एक सिस्टम को काम करने के लिए मेडिसिन दी, उसमें दूसरी सिस्टम की अगर मेडिसिन जाती है तो वो भी वो सिस्टम एट ए टाइम वर्क करना शुरू करता है, बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, किसे केयर करना है किसे नहीं केयर करना है, तो हम एक एक सिस्टम करके ट्रीट करते हैं। ठीक है। मोस्ट सेरेब्रल एनेरिज्म डेवलप द पॉट्स ऑफ ब्रांच इन आर्टरीज, ये जो डेवलप होती है, डेवलप ऑफ द पॉट्स ब्रांचेस इन द आर्टरीज, आर्टरीज ब्रांच के अंदर डेवलप होती है। वॉल्स इन दीज सेक्शन और वीकर, जब वीक हो जाते हैं, आप जैसे कि एक मंकी बना हुआ आपने देखा होगा, जो बैलून आता है जिससे मंकी वगैरह बनाते हैं, तो उसके बीच में राउंड शेप बैलून रखते हैं, तो बार बार उससे एयर भरने की वजह से, या कभी आपने देखा होगा सिलेंडर, गैस का जो सिलेंडर होता है उसका पहले जो पाइप आता था वो कहीं कहीं से फूल जाता था, कहीं से सही रहता था। तो इसी तरीके से हमारी वॉल भी जब वीक हो जाती है, या आप कोई भी ट्यूब अक्सर देखा होगा कि कहीं पे फूल गई कहीं पे नॉर्मल रही, तो इस कंडीशन में स्वेलिंग कर जाती है हमारी, क्या है, सेक्शन वीकर, वीकनेस की वजह से, बिकॉज द आर्टरीज इन्फ्लेमेटरी, जैसे कि ऊपर देखा है। जो इसकी इलास्टिसिटी कॉन्ट्रेक्शंस है वो खत्म हो जाता है। कॉन्ट्रेक्शंस कहीं पे भी अगर खत्म हो जाए वो चीज़ डायलेट हो जाए। कॉन्ट्रेक्शंस को कंटिन्यू रखने के लिए हम
कहीं पे भी अगर बॉडी कॉन्ट्रैक्शंस प्रॉपर नहीं कर रही है और रिलैक्सेशन फॉर्म नहीं हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम S5 यूज़ करते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्शंस प्रॉपर नहीं हो रहा तो वहाँ पर हम W ही देंगे, Y नहीं दे सकते। Y कई जगह पे कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती है, अपना पेन भी कर सकती है। तो इसलिए इंटरनल ज़्यादा Y का यूज़ नहीं किया गया, हालांकि यहाँ पे Y यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर रिलैक्सेशन ज़्यादा हो रहा है, अब यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, मुझे रिलैक्सेशन में जाना है, आरटी कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, उसे रिलैक्स करना है, तो रिलैक्स करने की कंडीशन में हम फिर आरई का यूज़ करते हैं। कहीं पे भी आरटी को अगर रिलैक्स करना है या किसी भी बॉडी के पार्ट को रिलैक्स करना है, कई बार ऐसा होता है इंजेक्शन लगने पे आर्म होल्ड हो जाता है, तो ऐसे केसेस को भी सॉल्व करने के लिए हम S5, F1 और आरई से ही ट्रीट करते हैं, जिससे कि होल्ड हुआ या फिर एक्सीडेंट की कंडीशन में अगर नर्व डैमेज नहीं हुई है, सिर्फ कुछ दिनों तक एक कंडीशन में पड़े रहने की वजह से भी, और जो आर्म है या बॉडी का कोई हिस्सा बैंड हो गया है, तो S5, F1 और A3 आरई से वो ओपन हो जाता है। एक्सटर्नली जैसे कि हमने बताया है S5, C5, A2 और आरई तो देना होता है। और अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो उसके अंदर ची भी मिक्स कर देते हैं। ची लाइक्सिस्टेम पेन को रिमूव करता है, और कंजेशनल पेन के लिए हम आरई को यूज़ करते हैं। जब कंजेशन हो, कहीं से कोई चीज़ फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा हो, ऐसी कंडीशन में पेन डेवलप करती है। जब ऐसी कंडीशन में पेन डेवलप करती है तब हम आरई देते हैं लाइटर डोज में, हल्की सी, जिससे कि वो चीज़ जो जगह है वो सबसाइड कर जाए, फ्लो नॉर्मल होना शुरू कर दें, जो वाल्व हैं वो वाल्व ओपन हो जाए। तो यहाँ पे भी ये चीज़ है, तो यहाँ क्या हो रहा है, डायलेट कर जा रहा है, तो यहाँ पे डायलेट करें, तो डायलेट करें, हमें कॉन्ट्रैक्शंस करना है, उनको अपनी जगह पे लाना है। तो इसलिए W को रखेंगे, क्योंकि इसमें निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों बैलेंस है, इसलिए हम W का जहाँ पे मुझे नेगेटिव वर्क लेना हो, Y का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या अदर किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहाँ पर हम W का यूज़ करते हैं। ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, abdominal aortic aneurysm, a throbbing feeling in the abdomen, deep pain in back or the side of the abdomen, steady uh, gnawing pain in the abdomen that lasts for the hours or days. If a artery aneurysm ruptures, symptoms may include sudden severe pain in a lower abdomen and back, nausea and vomiting, constipations, problems with the urinations, clammy, sweaty skin, lightheadedness, rapid heart rate when stepping up, shock। ये पोजीशन हो सकती है अगर एन्यूरिज्म डेवलप हुआ है बॉडी में। तो ये अगर जैसे कि प्रॉब्लम यूरिनेशंस में है, ये अगर किडनी की तरफ डेवलप हो गया वहाँ पे होगा। स्किन में हुआ क्लेमी स्वीटी स्किन दिखेगी। ब्रेन के अंदर हुआ लाइट हेडनेसेस होगा। रैपिड हार्ट रेट अगर हार्ट के ऊपर होगा तो वहाँ पर रैपिड हार्ट रेट व्हेन स्टैंडिंग अप, जब खड़ा होगा तब उस कंडीशन में, या तो ब्रेन भी होने की वजह से शॉक पे पेशेंट होगा। और ये है एट द थ्रॉम्बिंग फीलिंग द एब्डोमेन, या जब एब्डोमेन में आने वाली जो आर्टरी है उसके अंदर एन्यूरिज्म होगा, वहाँ पे फील होगा। डीप वेन इन ए बैक or the side of the abdomen, steady gnawing pain abdomen the last 4 hours or plus। देखिए इसमें ये सारी कंडीशन में हमें मेडिसिन अकॉर्डिंग कंडीशन जो दी गई है ऊपर स्लाइड में, और आज टाइम नहीं पाया हमने आपको स्लाइड ही प्रोवाइड की है,
कल आई होप आज की और कल की दोनों की हम स्लाइड प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है वो सेम चलेगा और इसमें ज़रा भी हम चेंज नहीं करेंगे। हाँ, अगर कंडीशन मुझे S1 की जगह पे S5 यूज़ करने की आती है, लेकिन डॉक्टर पीके मिश्रा साहब ने तो यहाँ पे एनर्जी को S1 से ही ट्रीट किया है। लेकिन कई बार ऐसा कंडीशन होती है कि दूसरे जो होते हैं लोग वो अपने ऐसे बेस पे ट्रीटमेंट लिख देते हैं और कई बार कंडीशन दूसरी होती है, तो उन्हें किस बेस पे कहाँ पे एनर्जी मिला उस हिसाब से उन्होंने ट्रीटमेंट किया, कितने एनर्जी मिला ये रिसर्च का टॉपिक होता है। और जहाँ पे बड़े रिसर्च सेंटर्स होते हैं वहाँ मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल केसेस आते हैं, तमाम से केसेस देखे जाते हैं, हर टाइप के एनर्जी देखे जाते हैं। इलेक्ट्रो में तो कभी कदा थोड़ी फटका हुआ केस आ जाता है। तो कंडीशन हमें रिपोर्ट से डायग्नोसिस से मिल जाएगी। तो जिस कंडीशन की है उसी हिसाब से हम S5 या S1 कन्वर्ट करेंगे। ठीक। थोरेसिक ऑर्टिक एनोरिज्म, पेन इन जॉ, सेम मेडिसिन रहेगी, सिर्फ जानने के लिए यहाँ पे हम स्लाइड देख रहे हैं। नेक, बैक और चेस्ट, कफिंग एंड और हॉर्सनेसेस, ऐसी हो सकती है या आवाज़ गला बैठ सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग एंड और ट्रबल्स ब्रीदिंग और स्वाइलिंग। ठीक, ये थोरेसिक आर्टिक एनोरिज्म है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट ब्रीदिंग हो रही है तो यहाँ पर हम पेक्टोरल रोड की मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लॉस ऑफ वॉइस में हालांकि सी ग्रुप का कोई रोल नहीं है, लेकिन लॉस ऑफ वॉइस में सिम्टोमेटिकली टिश्यूज़ या नहीं है, यहाँ पर ऑर्टी इन्फ्लामेट हो जा रही है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है। जबकि सी ग्रुप की मेडिसिन जब भी यूज़ की जाती है जब टिश्यूज़ रैप्चर हो या टिश्यूज़ इन्फ्लामेट कर रहे हों या मल्टी सेल्स डेवलप हो, यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट्स क्लियर। इफ ए TAA rupture or dissects, sudden severe shock or stabbing pain starting in upper back and moving down into the abdomen। शीत दर्द पेन होती है, कोई ठोक रहा है, इस टाइप की पेन होती है, हथौड़े मारने जैसी, स्टार्टिंग दी अपर ऊपर से और नीचे तक मूव करती है। पेन इन चेस्ट एंड आर्म्स, ये फैल करके चेस्ट और आर्म्स की तरफ जाती है। एंड पेशेंट कैन क्विकली गो इनटू शॉक, इस तरीके से पेशेंट शॉक में चला जाता है। आप बताएंगे अगर इलेक्ट्रो में शॉक के लिए क्या मेडिसिन यूज़ की जाती है, कुछ आइडियाज हैं? F1 नहीं, सबसे पहले आपके पास शॉक का पेशेंट अनकॉन्शियस पेशेंट आ रहा हो तो आप क्या करोगे? ये तो उससे क्या होगा? नहीं, आरई को कभी भी हम डायरेक्ट इंटरनल नहीं पास करेंगे इससे। हाँ, S1 गुड आंसर। यहाँ पर हमारी बुक जो एस्क्रोफ्लोसोवन जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें अगर अनकॉन्शियस पेशेंट हैं तो उसमें S1 पहले नंबर पे। आपके पास पेशेंट जो लाया जा रहा है वो अगर किसी भी मूवमेंट में नहीं है तो वहाँ सीधे S1 देने के लिए है इसमें। और हो सकता है इंटरनल ब्रेन में ब्लीडिंग हो चुकी हो तो क्या होगा, इस वजह से अनकॉन्शियस हुआ तो ये सीधे ये सीधे जाके ब्रेन के सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देगी, समझे? यहाँ पर आप W डाल दें, W आज W के बारे में
डब्ल्यू ई क्या है कि निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों काम करते हैं, स्टिमुलेट करने का भी काम करेगी, सेंसिटिविटी भी मेंटेन करने का काम करेगी, और या फिर आप बी डाल सकते हैं क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। आर ई का यूज़ इंटरनल बहुत संभल के करना है क्योंकि ब्लीडिंग की वजह से भी कई बार पेशेंट्स अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तो वहाँ पर हमें बी का, हाँ अगर गिडनेस है, बीपी नॉर्मल है, कोल्ड वेदर है, ऐसी कंडीशन में अगर किसी को गिडनेस है, चक्कर आ रहा है, वर्टिगो है, तो आर ई को हम ईयर में डाल सकते हैं, फौरन वो विद इन 5 सेकंड टू 5 मिनट में वो नॉर्मल हो जाता है, उसे आराम मिल जाता है, बैठ जाता है, बिल्कुल कहता है बहुत अच्छा हो गया। तो ये कंडीशन होती है। कभी भी अगर हेडेक किसी को है, आपके पास पेशेंट आया हुआ है और उसे सीवियर हेडेक है, आप इमीडिएटली उसको डब्ल्यू ई कम से कम 2 ड्रॉप नोज के अंदर डालेंगे। इससे इमीडिएटली पेशेंट, पहले देने का तरीका ऐसा रखेंगे, 2 ड्रॉप पेशेंट को पहले समझा देंगे, देखो आप लेट जाओ, हम आपके नाक में नोज में हम वैक्सीन डालने वाले हैं, ड्रॉप डालने वाले हैं। और कभी कुछ लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते इस चीज़ को, तो कहते हैं नहीं सर हमें नहीं करना है, तो उनके साथ ज़रूरत ही नहीं करना है, तो उनके लिए आप ईयर में भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी फर्क पड़ जाता है। और आप जब डब्ल्यू देते हैं ईयर के नोज के अंदर, तो इससे पेशेंट सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट को लेटा देंगे, पेशेंट लेट गया, आप उन्हें अच्छी से समझा देंगे कि जैसे ही हम ड्रॉप डालेंगे आपको सांस नहीं लेना है, सांस को नहीं लेना है, रोक के रखना है। जब आप 2 ड्रॉप डाल देंगे, उनसे कहेंगे कि हम जब ड्रॉप डाल दें, जब हम सांस के लिए कहें तब आपको सांस लेना है और मुंह खोल के सांस लेना है नाक से। ऐसी कंडीशन में जब वो मुंह खोल के नाक से सांस लेता है तो ये मेडिसिन सीधे थ्रोट्स के अंदर आ जाती है, वहाँ पर उसे छींक भी आती है थोड़ी, और थोड़ी खांसी भी आती है और झटके लगते हैं, और आँख में से कई बार सिक्रेशन भी हो जाता है। पेशेंट नॉर्मल बैठता है और कहता है, कई बार ऐसा भी देखा गया कि 100% पेन इमीडिएटली गायब हो गया, या कई बार ऐसा होता है 75%, 50% तक पेन में रिलीफ मिल जाता है, ये इमीडिएटली। तो इस चीज़ को देने के लिए क्लिनिकली आप कैसे यूज़ करेंगे, रेक्टिफाइड वाली जो है स्पीड वाली आप वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपके पास रेक्टिफाइड वाली डब्ल्यू है तो उसे D3 को D4 में कन्वर्ट करना। D4 में आप चाहें तो रेक्टिफाइड स्पीड यूज़ कर सकते हैं डायल्यूट करके, 1:5 से स्पीड को डिस्टिल वाटर के अंदर मिक्स कर सकते हैं। तो आपको अगर फार्मूला बनाना है इलेक्ट्रिसिटी का क्लिनिकली, एक पौंड से कम में आप खुद से समझ लेंगे किस तरीके से बनाना है। 1 पौंड के अंदर जैसे बनाना है तो आपको 450 ml पहले सीधा सीधा एक नंबर से लिख लेंगे और बोतल के अंदर आप इस वाटर मेजर करके डाल देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 4 and 50, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1:9 का फार्मूला आपको रखना है। तो ये कितना हो गया, 9 से अगर इसे डिवाइड किया जाए तो 45, 9 पार्ट में टूट जाता है ये चीज़, ठीक है। 5 इंटू 9 जो हो जाता है 45, तो 45 में ये 450 ml आपका 450 ml हो गया, एक लिक्विड तैयार हो गया। अब आपने जो D4 बनाया है, D4 आप प्लेन डिस्टिल वाटर में ही बनाएंगे। उस डिस्ट शोर बहुत आ रहा है। D5 का जो D4 का फार्मूला है वो आप 450 ml जो डिस्टिल वाटर है उसके अंदर मिक्स करेंगे। मिक्स करने का तरीका क्या है, आप अगर रेक्टिफाइड स्पीड डालना चाहते हैं तो जो आपने 450 ml बोतल में
फिल कर रखा है, उसमें से अगर 10 ml आपको डालना है तो 10 ml डिस्टिल वाटर बाहर निकालना है। ठीक है, 10 ml डिस्टिल वाटर बाहर निकाल के 10 ml उसमें रेक्टिफाइड स्पिरिट डालेंगे, तो ये फिर से 450 हो जाएगा। जब आप 10 ml लेंगे तो 540 हो जाएगा। ठीक है, जब आप ये 10 ml मिक्स कर देंगे रेक्टिफाइड स्पिरिट तो वो 450 फिर से हो जाएगा, 450 हो जाएगा। आप ये जो 50 ml T4 है वो सीधे इसमें मिक्स कर दें, तो ये आपका D5 हो गया। इलेक्ट्रिसिटी हम ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं सारे पेशेंट्स में, और इसी को डायरेक्ट क्लिनिकली हम पेशेंट के नोज में डालते हैं, ड्रॉप डब्ल्यू डायरेक्टली क्लिनिकली डालते हैं। लेकिन जब पेशेंट को देना होता है तो पेशेंट को देने के लिए 5 ml के बोतल्स के अंदर हम 10 ड्रॉप डाल के देते हैं, और उसे दिन में 3 से 4 बार यूज करते हैं, लेकिन डायरेक्ट डब्ल्यू पेशेंट को नहीं। ओके, तो ये फार्मूला हुआ हेडेक के लिए। ईयर पेन में भी ऐसी है, ईयर पेन अगर हो रहा है तो जी बना के रख लें, जी पेशेंट आया हुआ है, आप जी डायरेक्ट डाल सकते हैं बनी हुई, और उसके बाद आप फार्मूला बना सकते हैं, क्योंकि अब एक बात निकली है तो हम यहाँ फार्मूला बता सकते हैं। S5C5A2, S5C5A2, L1 और G, ये ईयर पेन के लिए आप यूज कर सकते हैं। S5C5A2 L1 G, ये ईयर पेन के लिए आप यूज कर सकते हैं। ये पश फॉर्मेशन होगा वो भी निकाल देगा, इन्फ्लामेशन होगा वो भी निकाल देगा। यहाँ तक कि ईयर के अंदर अगर ये जो पर्दा कहते हैं डैमेज हो गया है, ईयर ड्रम डैमेज है कहीं, तो वो भी रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि C5 कहीं भी जाती है टिश्यूज रिपेयर करने का काम करती है। ठीक है, कोई भी किसी भी टाइप का, अगर बहरापन पश की वजह से है तो वो सही हो जाएगा, अगर किसी कंजेशन की वजह से है तो फिर आरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर वैक्स है तो ये सी को S5 और आरी मिक्स करके डाल देंगे ड्रॉप में। ठीक है, सेंसर, हाँ, नहीं तो सेंस सेंस अगर वहाँ कम डेवलप हो रहा है, सेंसरी नर्व्स वहाँ डैमेज हुई हैं उनकी, तो सेंसरी नर्व्स को इंक्रीज करने के लिए अगर कॉज है पश फॉर्मेशन तो वो सही हो जाएगा, लेकिन अगर सेंसरी नर्व डैमेज है, मोटरवेटिव नर्व वहाँ पे डैमेज है, तो हम आरी देंगे तभी जाके सही होगा। ठीक है, हाँ होगा, होगा लेकिन देर से होगा। जब हम इंटरनल करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, तेज़ फायदा होगा। ठीक है, और सर्दी में अक्सर बहरापन हो जाता है, सर्दियों में अक्सर बताते हैं कि आर्टरी ईयर की सूख गई है, नस सूख गई है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम ये फार्मूला आरी के साथ दे सकते हैं, जी हटा करके आरी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कोई एक ही लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कोई एक, अगर खुजली खुजली जो होता है फंगी होता है, फंगी में कहीं भी हम S5 और वाई का इस्तेमाल करते हैं, समझ। तो यहाँ पे जब ड्रॉप बन रहे हैं टिश्यूज भी वहाँ पे इन्फेक्टेड होंगे, तो इसलिए हम सीधे जी हटा करके वहाँ पे वाई ऐड करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये ट्रैक से दूसरी तरफ होते हैं। सेरेब्रल ब्रेन एन्यूरिज्म सिम्टम्स, ये सेरेब्रल एन्यूरिज्म सिस्टम में the following symptoms may be experienced before a cerebral aneurysm, ruptures, इसमें ruptures हो जाते हैं, क्या है, arteries या फिर cerebral। रप्चर, तो ऐसी जगह पे हम C5 ऐड करेंगे मेडिसिन के साथ।
ओके। जो फार्मूला ऊपर है उसके अंदर सिर्फ हम C5 साथ में ऐड कर देंगे। कहीं पे बॉडी में पेन हो रहा है और पेन इन्फ्लामेशन की वजह से होती है, टिश्यू डैमेज की वजह से होती है, वेसल्स डैमेज की वजह से होती है, आर्टरीज डैमेज की वजह से होती है, लिम्फ नोड डैमेज होने की वजह से होती है। तो ये जब डैमेज होता है तब हम उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि नर्व डैमेज हो रही है तो S5 ऐड हो रहा है। अगर साथ में ज़रूरी है, तो इसलिए अब यहाँ पे तो कुछ नहीं पता चलने वाला है कि क्या हुआ है, तो वो सारी मेडिसिनों के साथ C5 ऐड कर देना है। बस जो ऊपर फार्मूला है उसके अंदर सिर्फ C5 ऐड, रैप्चर्स को रिमूव करना। वेरी सीवियर हेड है, सब में नर्व कहीं भी आएंगे S5 आ जाएगा सीधा, ठीक है। सी C5 C5। हाँ दीपा आप कुछ करें, ठीक है जी। हाँ, कहीं भी अगर नर्व्स डैमेज हो रही है, सेल्स डैमेज हो रहे हैं तो हम S5 का यूज़ करेंगे। सेलुलर अगर कहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हाँ मसल से तो C5। अब ये S5 सेल्स पे भी काम करती है, नर्व पे भी काम करती है, ऑल टाइप्स ऑफ, मतलब ये एक यूनिवर्सल मेडिसिन में आ जाती है। जैसे S1 यूनिवर्सल है, यहाँ पे यूनिवर्सल मेडिसिन आ जाती है, ठीक है। नाउजिया, इसमें जब होगा तो नाउजिया होगी। अब आप S11 देंगे कोई काम नहीं करेंगे जब तक कि आप इस रैप्चर को यहाँ पे हेडेक को दूर नहीं करेंगे, वॉमिट बिल्कुल नहीं जाएगी। इलेक्ट्रोहोपैथ में कोई सीधी वॉमिट के लिए कोई वैक्सीन नहीं है बनाई गई है वॉमिटिंग के लिए। अगर S11 तो यहाँ काम नहीं करेगी जब तक कि आप कॉज को दूर नहीं करेंगे, पॉजिटिव ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ये सब आपको पेशेंट आपके पास देर से आता है तो सारी रिपोर्ट लेके आएगी, रिपोर्ट की स्टडी करें, अपने प्रिस्क्रिप्शन या रजिस्टर अगर बनाया है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं रखा है तो रजिस्टर पर सारी चीज़ एंट्री करें, केस नंबर निकाल लें और उसके बाद सिम्टम्स साइन सारी चीज़ को लिखें और फिर आप डायग्नोसिस लिखें। और हमारा जो पैटर्न है रजिस्टर हमने मेंटेन कर रखा है, रजिस्टर के अंदर जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनकी जो रिपोर्ट्स आती है उसकी ज़ेरॉक्स ले लेते हैं और उनकी केस के साथ ही ज़ेरॉक्स रख देते हैं, जिससे कि उन्हें भी बार बार फाइल लाने की ज़रूरत ना पड़े, ज़ेरॉक्स लाने की किसी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं। जब भी ज़रूरत हो और कॉम्प्लिकेशंस हो, पेशेंट अगर फ़ोन भी करता है क्लिनिक टाइम में तो हम वहाँ से देख सकते हैं कि इसे किस टाइप की कॉम्प्लिकेशन, तो मेडिसिन में मॉडिफाई करना है घर के अंदर ही हो सकती है तो करवा देते हैं, वरना फिर उन्हें बोला जाता है ऐसी कंडीशन, ठीक। आई साइट प्रॉब्लम्स, अब कोई भी पेशेंट आया आपके पास आई साइट प्रॉब्लम्स है, हेडेक नहीं है, हेडेक तो होगी ही, हेडेक नहीं है, नॉर्मल हेडेक है, तो उस पर भी अगर हम जब तक पॉजिटिव ट्रीटमेंट नहीं देंगे तब तक यहाँ पे आई साइट पे भी कोई S12 जितना भी चाहे यूज़ कर लें उसका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है जब तक कि हम सेरिब्रल एनाटॉमी रैप्चर्स हुआ उसे रिपेयर ना करें। सिजेरियस फिट्स, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, टीबीओ का बैलेंस उसी से बनेगा, कन्फ्यूज़न, किसी चीज़ को क्लियर न कर पाना, ड्रॉपिंग, हाईलाइट, स्टिक नेक, गर्दन का अकड़ जाना, लाइट सेंसिटिविटी, लाइट रोशनी से उनकी आंखों पे जोर पड़ना। इफ द cerebral aneurysm burst, it will cause bleeding in the brain and hemorrhagic stroke. It can also cause intracranial hematoma. इंटरक्रैनियल हेमाटोमा, इंटरक्रैनियल में क्या होगा, क्रैनियल नर्व आ गया, अब वहाँ पे हेमाटोमा हो रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है सेरेब्रल एनाटॉमी ब्रेस्ट एंड कॉज ऑफ ब्लीडिंग क्यों हुई,
कॉज था ब्लीडिंग का, ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है, तो ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए क्या देंगे, यहाँ पे क्या है, कॉज क्या बन रहा है, बी देंगे, आर्टीरियल है A3 दे देंगे, A3 दे देंगे। अगर ना A3 की जगह पे हम A1 भी दे सकते हैं। A1 कब देंगे, बहुत डायलूट, हाँ नेगेटिव में देंगे, क्योंकि अगर पॉजिटिव में देंगे सब जी क्या करें, हाँ वेंस की है तो एक या तो यहाँ पर सेरेब्रल एनोस ब्रस्ट इट विल कॉज ब्लीडिंग, जब ब्रस्ट करेगा, जैसे ऊपर ब्रस्ट कर रहा फ्रैक्चर ब्रस्ट, तो ब्लीडिंग होगी इन द ब्रेन एंड हेमरेजिक स्ट्रोक, इसकी वजह से पैरालाइज हो सकता है, जैसे फालिस भी कह सकते हैं, लकवा भी कह सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं तो उनकी MRI, उनकी रिपोर्ट्स को पूरी तरह से स्टडीज़ करें और उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट दें। अब ये क्योंकि यहाँ पर सेरेब्रल एन्यूरिज्म के केस चल रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा पैरालाइज के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जब पैरालाइज केस चलाएंगे उसके अंदर ये चीज़ आ जाएगी, लेकिन हमें यहाँ पर ब्रेन एंड हेमरेजिक स्ट्रोक के लिए A1 या A3 बी का यूज़ करना है। अब क्योंकि अच्छा ये कैसे जाएगा, अब ब्लीडिंग तो हो गई, ब्लीडिंग को रिएब्जॉर्ब कैसे कराना है, क्योंकि वहाँ पे तो कलेक्शन हो चुका है, रिमूव कैसे होगा, एलोपैथॉन, हाँ नहीं तो A2 नहीं, RE नहीं ब्लीडिंग कर देगी, अभी RE को देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ब्लीडिंग हो चुकी है। अभी यहाँ पे हमें अगर नोज से ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग ब्लैक कलर की आ रही है तो क्या करेंगे, A3 तो देंगे, लेकिन ब्लैक कलर की आ रही है, कलर बदला हुआ है, हाँ A2 भी दे सकते हैं, लेकिन कलर बदला हुआ है, कलर पे आप जाओ, कलर कलर नो नो, यहाँ पर हम कलर का जो बार बार से कह रहे हैं, कलर में हम जी देंगे, अगर ब्लैक कलर की है तो जी देंगे, अगर ब्लीडिंग हो रही है, अगर रेड कलर की है, और अगर रेड है, अगर नहीं नहीं वहाँ पे लिम्फ को नहीं कह रहे हैं, यहाँ लिम्फ कहीं नहीं बता रहे हैं, लिम्फ कहीं कुछ नहीं कह रहे हैं, सिर्फ वहाँ पे रैप्चर हो रही है आर्टरीज, आर्टरीज रैप्चर हो रही है, या तो वहाँ पे कैपिलरीज रैप्चर होगी, कैपिलरी रैप्चर होगी, अगर वेसल्स की तरफ से रैप्चर हुई, वेन्स की तरफ से रैप्चर हुई तो ब्लैक ब्लीडिंग होगी, अगर वो कैपिलरीज की तरफ, आर्टरी की तरफ से रैप्चर कर गई तो ऐसी कंडीशन में रेड होगी, ठीक है, और ये प्रेशर ज़्यादा बढ़ने पे होगा, तो अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हम इस हिसाब से बी या जी देंगे, और हम फॉरन 10 ड्रॉप देंगे, अगर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही है तो 20 से 100 ड्रॉप तक भी दे सकते हैं मेडिसिन अकॉर्डिंग कंडीशन इमरजेंसी में, क्योंकि अगर एनएलसिना की बुक आपने देखा होगा, वहाँ 100 ड्रॉप भी है, 20 ड्रॉप भी है, 50 ड्रॉप भी है, 5 ड्रॉप भी है, 1 और 2 ड्रॉप भी है, तो अकॉर्डिंग कंडीशन हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। किसमें, अभी अभी 20 ड्रॉप का फार्मूला, क्योंकि हमने सर्च किया, जो हमने पढ़ा था जिस बुक में, वहाँ पे 12 ड्रॉप किया था, पारापेंजे 60, तो 60 ड्रॉप का एक ड्रॉम बनता था उस वक्त, तो अभी हमने बहुत ज़्यादा सर्च करने की कोशिश की, लेकिन वो बुक भी हमारी फ्लड्स के अंदर कहीं निकल गई है, और फिर और दूसरी बुक को देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब नेट पे हमने सर्च किया तो 20 ड्रॉप का नया कंसेप्ट आया हुआ है, ओल्ड कंसेप्ट कई बार चेंज हो जाते हैं, और 20 ड्रॉप क्या होता है कि 20 ड्रॉप जो है हर बोटल्स की नोजल्स एक जैसी नहीं होती, किसी की बड़ी होती है, किसी की छोटी है, तो इसलिए कोई 12, हाँ तो कोई 10 ड्रॉप में ही 20 ड्रॉप इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए बेहतर यह है, हाँ क्लिनिकली हम जो पीपेट आता है, पीपेट ले लें, हाँ पीपेट ले लें, पीपेट से लेकर के, ठीक है, तो वो बेहतर है, रिस्क फैक्टर नहीं नहीं नहीं, कभी भी एक पेपर चीज़ को अगर एक बार यूज़ करें तो उसके वॉश करने के बाद ही दूसरे में डालें,
एक बार में एक ही में यूज़ करना है, बार बार दूसरे में यूज़ नहीं करना है। अगर ऐसा यूज़ करते हैं, ऐसा करते हैं तो आपकी मेडिसिन का फार्मूला चेंज हो जाएगा और उसकी ग्रेविटी चेंज हो जाएगी इस वजह से, और जिसकी वजह से बॉडी पे इफेक्ट भी चेंज नहीं होगा। मेल जेंडर, men are more likely than women to have erotic aneurysm। मेल जेंडर में क्या होता है? erotic aneurysm। women to have erotic aneurysm मेल जैसा ही होता है इसमें। एज, abdominal aortic aneurysm are more likely to occur in people who are age 65 or older। Smoking, smoking can damage and weakens the wall of the aorta। ये जो स्मोकिंग करते हैं उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और उन्हीं में ये चीज़ ज़्यादा देखी गई है। फैमिली हिस्ट्री, पीपल हु हैव फैमिली हिस्ट्री ऑफ aortic aneurysm are at higher risk for the conditions and may have aneurysm before the age of 65। अब यहाँ पे हेरिडिटी क्यों मानी गई, हिस्ट्री में क्यों लिया गया? हिस्ट्री में इसलिए लिया गया है कि जो चीज़ें एक बार बॉडी के अंदर बनती है और जैसे कि अभी हमारे पेरेंट्स के अंदर नहीं थी और इधर हो गई, इधर हुई तो हमारे डीएनए के अंदर ये प्रिंट्स तैयार हो गए और ये इससे जब आगे की कंडीशन में, और कई बार केमिकल्स जो होते हैं हमारे बॉडी के सेल्स के न्यूक्लियस को चेंज करते हैं जिसकी वजह से कैंसर जैसी भी बीमारियां डेवलप हो जाती हैं। न्यूक्लियस जब बॉडी का डैमेज होता है, एबनॉर्मल वर्क करने लगता है, तो ये जो डीएनए होता है हमारी बॉडी की पूरी हिस्ट्री लेके आता है अपने पेरेंट्स से। अगर उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर में कहीं पे भी अगर कोई डिफिकल्टीज रहेगी तो उसकी प्रिंट यहाँ पे आ जाती है और एक वक्त आने के बाद वो एक्टिवेट हो जाती है टाइम से, और जैसे ही वो टाइम से एक्टिवेट होती है तो उस कंडीशन में ये डिजीज़ हमारे सामने आती है, चाहे वो डायबिटीज़ हुई या कार्डियक कोई प्रॉब्लम हुई, किसी भी तरीके की जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी जो हेरिडिटी से आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फैमिली हिस्ट्री जहाँ पे मिलती है वहाँ पे वेन को ज़रूर यूज़ करेंगे। और फैमिली हिस्ट्री में अच्छा प्रेजेंट टाइम में अगर कॉम्प्लिकेशंस पुरानी है तो ऐसी कंडीशन में वेन यूज़ कर सकते हैं। डीएनए के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसे हम रोक सकते हैं, लेकिन वेन यूज़ करने का तरीका ये है कि उसे हमेशा नेगेटिव कंडीशन में यूज़ किया जाए, पॉजिटिव नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम लोग मीटिंग कर रहे थे आपस में आज से 20-25 साल पहले जब हम होते वेन ज़्यादातर यूज़ करते थे लोग, तो वहाँ पर हेयर फॉलिंग शुरू हो जाती है, हेयर फॉलिंग भी शुरू हो जाती है, किसी में हेडेक शुरू हो जाता था, किसी का ब्लर विजन आने लगता था, तो ये प्रॉब्लम होती थी। तो वेन हम लोग इसीलिए कम यूज़ करते हैं, अगर यूज़ करते हैं तो स्ट्रॉन्ग डोज में नहीं, न्यूट्रल डोज में यूज़ करें और क्वांटिटी कम रखें। जैसे कि सारी मेडिसिन 5 ड्रॉप करते हैं तो इसकी 3 या 2 ड्रॉप करें, और अगर आप देना ही चाहते हैं तो दे लें। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आना शुरू होती है तो वेन को हटा भी सकते हैं आप। और जनरली हेयर लॉस का ज़्यादा इसमें देखा गया है, पेन इंक्रीज करना और हेयर लॉस दो चीज़ें। हिस्ट्री ऑफ एनर्जी इन द आर्टरीज ऑफ द लेग्स, certain disease and conditions that weaken the walls of the aorta, such as high BP and arteriosclerosis. Having bicuspid aortic wall can raise the risk of having thoracic aortic aneurysm. A bicuspid aortic wall has two left legs instead at the typical of 3. Care accident or trauma also can injury the arteries and increase the risk of aneurysm. ये इंक्रीज होगा जो एक्सीडेंट प्रॉब्लम्स यहाँ पे भी, और ये एक्सीडेंट कैसा है सिंपल आप देख सकते हैं, किसी को वीनस लगी है उसकी वजह से भी हो सकता है। अभी हमारे पास एक एक्सीडेंट का केस था जो जूनागढ़ का,
उसे उसकी पिक्चर भेजी गई, तो जो कंडीशंस ऊपर दिख रही थी इसी टाइप से उसके पूरे चेहरे पे जहाँ जहाँ पर ग्लास लगे हुए थे, कांच लग गए थे चेहरे पे क्लिक करके, वो जगह इन्फ्लामेट कर गई। तो ऐसा होता है कई बार कि एक्सीडेंट की वजह से होता है, तो इसमें वेन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि लोकल है, ये सिंपल ही मेडिसिन से क्योर हो जाएगा। अगर ये लोकल ना होता तो एनेरिज्म अगर हिस्ट्री देखते तो बीके मिश्रा साहब अपनी मेडिसिन में वेन यूज़ करते, लेकिन क्योंकि वेन एक हिस्ट्री है तो हमें वेन यूज़ करना पड़ेगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट, ऑर्टिक एनेरिज्म डायग्नोसिस, arteriography cannot determine aneurysm size because of moral thrombus, वहाँ पे थ्रोम्बस दिखेगा। Indication of obtaining arteriography, suspicion of vascular ischemia, occlusive disease of iliac and femoral arteries, severe STN or impaired renal functions, horsenescence, horse's kidney, suprarenal of the components, femoral polypeptide aneurysm. Aortic aneurysm diagnosis, ultrasound, established diagnosis easily, accuracy measures in cranial diameters, difficult to visual thoracic or suprarenal aneurysm, difficult to establish relationship to renal arteries. अगर इसमें कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं।